आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या हालचाल? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। कैसी लगी आज की मेरी शायरी? बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मेहनत की गई है आपको इसके बनाने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ बाकी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। दिन प्रतिदिन वीर सोल्जर्स का उत्साह है, जोश जुनून बढ़ता जा रहा है और इतना जोश और जुनून हो जाना चाहिए लोगों को डाउट होने लग जाए कि यार इस इंसान की एनर्जी का राज क्या है। आप अपना दुख जब तक लोगों के साथ रोओगे, बताओगे, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन जो कुछ करके गुजरते हैं वो अपने सुख दुख सब कुछ अंदर रखते हैं और उनसे लड़ने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। आप देखो ना, कई बार किसी इंसान की दिक्कत कुछ भी नहीं होती, फिर भी यार मेरी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मतलब उसका गाना गाते रहते हैं चारों ओर। एक पर्सन होता है हजार दिक्कतों से घिरा रहता है, फिर भी यार एवरीथिंग इज ओके। ये एटीट्यूड आप रखें। उम्मीद कर रहा हूँ कि फिजिक्स में मान लो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज तो होनी चाहिए, यस सर एवरीथिंग इज ओके। नहीं भी है तो हम बना लेंगे। एक होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। ये केवल मोटिवेशनल बात नहीं है, ये होता है एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड ही डिस्ट्रक्टिव होता है। जब जिंदगी में कुछ करना ही है तो कंस्ट्रक्टिव करो ना यार, डिस्ट्रक्टिव तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब कुछ नहीं भी करते हैं डिस्ट्रक्टिव तो हो ही जाता है। इसलिए जब करने ही निकले हो तो कुछ अच्छा अंजाम दो इन चीजों को। डन करें स्टार्ट। तो मैं VSR नीट क्रैश कोर्स 3.0 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत करता हूं। करें स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तरीके का जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही है। इसके बाद बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या करेंगे इंड्यूस्ड EMI भी कह सकते हो उसको, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद PYQ या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये बातें हम करने वाले हैं। आप हो जाइए रेडी इसके लिए। इससे पहले वाला चैप्टर शायद रिवीजन की नीड नहीं है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बातें थी। हमने पढ़ा था कौन सा? बिल्कुल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में अगर फिर भी कुछ बातों की आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं EMI स्टार्ट करने से पहले। आप सबको मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, बिल्कुल भी होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी डाटा अपने को ऐसा चाहिए तो इसे रिलेट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूले लगाने चाहिए, आपको आइडिया है कि नहीं? बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, पर कल की क्लास में या फिर मैग्नेटिज्म में हमने देखा तो हमने देखा एक मैग्नेट जो होती है इसमें जो दो पोल्स होते हैं +M और -M, ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे दो चार्जेस +Q और -Q करते थे। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसको हमने नाम दे दिया था M × 2L, या फिर इसकी लेंथ को जो भी मानते हो आप 2L ले लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद है सर। आपको याद हो M की जो यूनिट होती थी दिस इज एम्पियर इंटू मीटर है, ये मीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने I × A नाम भी दिया था, याद हो तो ये भी याद रखें। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। ये वही काम करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल किया करता था। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक मैग्नेट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसके इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना। इसके बाद यहाँ वही बातें आ रही थी, अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे U तो कितनी आ जाती है माइनस, वहाँ पे कितनी थी PE cos थीटा, यहाँ आ जाएगा -MB cos थीटा, याद आ रहा है। और अगर हमसे पूछे टॉर्क तो ये आया था कितना PE sin थीटा होता था, यहाँ आ जाएगा MB sin थीटा। इसके बाद हमने डिस्कस की थी वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल, डायामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है। तो ये आपको याद ही रखने की जरूरत है। नाम से ही पता चल रहा है, डाया मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, फेरो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, और पैरा इन दोनों के बीच की स्टेट थी। तो ये आप थोड़ा सा थ्योरी उसकी याद रखें। फिर हमने डिस्कस किया था अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अपनी जो धरती माता है अर्थ है, इसके अंदर हम ऐसा मानते हैं कि एक मैग्नेट गड़ा हुआ है और जो अंदर वाला मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो अपने जियोग्राफिकल नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ में इसका साउथ पोल है अंदर वाली मैग्नेट का। तभी तो हम कोई मैग्नेट को अगर सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं फ्रीली, तो उसका जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ में जाता है रीजन, नीचे की तरफ कोई साउथ है जो उसको अट्रैक्ट करता है। और जब हम मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में, जहाँ पे मैग्नेट किस प्लेन में ठहर रहा है इसके परपेंडिकुलर प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, वहाँ अगर मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, ये अपनी धरती माता है। इस धरती माता में ये एक अंदर मैग्नेट गड़ा हुआ है, इधर इसका साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। पर वैसे एज पर रूल अपनी इधर कौन सी डायरेक्शन है? हाँ बिल्कुल, अपनी जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैं कहूँ दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया है, ये मैंने मैग्नेट लगा दिया, ये M पोल, ये साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं डिप एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डिप एंगल, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। BH की वैल्यू होती है दैट इज B cos थीटा, और BV की वैल्यू होती है B sin थीटा। शायद आपको याद है, यहाँ से कोई क्वेश्चन या तो इसके बनते हैं या फिर आपने देखा होगा एपेरेंट डिप, याद हो तो आपको क्या बोला था हमने? एपेरेंट डिप। अगर आपसे एपेरेंट डिप पूछ ले, एपेरेंट डिप का मतलब अगर हमने मैग्नेट को इस मैग्नेटिक मेरिडियन में न लटका करके अदर किसी प्लेन में लटकाया है तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एपेरेंट डिप। उसके लिए हमने फॉर्मूला रहेगा tan थीटा डेज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो वो आप रट करके रखें। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अर्थ मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका वो भी आता है कि नहीं आता, डिपेंड करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है कई बार, पर फिर भी हम एक क्वेश्चन मान करके चल सकते हैं। तो उसके लिए आप इतना काम करके रखें। बोलो इतनी चीज़ें क्लियर हैं? डन सर। चलें आगे। तो देखिए आज का हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वही अपना चैप्टर विच वन, EMI। EM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम नाम ही क्या देते हैं? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर कह सकते हो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक या फिर चार्जेज का इंडक्शन हो जाना, इंड्यूस हो जाना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेवेंट बातों को चेंज करेंगे और अपने पास करंट इंड्यूस हो जाएगी। करंट, क्योंकि चार्जेस का मतलब क्या है? करंट हो गई, तो करंट इंड्यूस हो जाएगी, या फिर कहते हो चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। डन। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जैसे ही बात आती है सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। आपको याद हो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको φB से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है φB की अगर हम देखें तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स φB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या φB को फाई लिख दें इसको,
जब डिफरेंस करना होता है तो फाई बी और फाई ई देना होता है। यहाँ तो मैं कह देता हूँ दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ मैं बात करूँगा मैग्नेटिक का ही करूँगा। क्लोज थ्योरम में जब हमने इलेक्ट्रोस्टेट में किया था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सर फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। याद आया कि नहीं? बिल्कुल सर, ये बी डॉट ए होता है, बिल्कुल याद आ गया है सर। फाई इज बी डॉट ए। फ्लक्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो वेबर होती है और सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। आप इसके ये एग्जांपल भी याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार अगर जरूरत पड़ जाए तो आप याद रखें एसआई यूनिट होती है वेबर, तो इसको लिखते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। याद रहेगा, तो आप याद रख सकते हैं, हालांकि कभी जरूरत तो नहीं पड़ती है इसकी। डन। तो ये अपने पास इसकी यूनिट, दूसरी यूनिट यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का काम तो शायद आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बना दोगे। डन सर। अब सबसे पहले अगर बेसिक फ्लक्स से कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम और आ जाता है यहाँ से भी मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो आप देख सकते हो सर फाई इज बी डॉट ए है। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा आ गया। आपको याद है मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक चीज़ बताई थी, फ्लक्स का मतलब ही होता है किसी क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस गुजरती है। आप इसको ऐसे समझे प्रैक्टिकली, जैसे ये कोई भी सर्कुलर लूप है, यहाँ आप कोई मैग्नेट ले आई, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। तो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर होती है इसी को हम फ्लक्स फाई बोलते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन याद रहेगा। तो फ्लक्स का बेसिक पर्पज ये है। तो अब ये इसको फाइंड करने का एक तरीका बता दिया। जैसे मैंने कहा ये कोई कॉइल है, इस कॉइल को अगर ये कॉइल ऐसे है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लो डायग्राम में आपको सही नहीं दिख रही है, ऐसे बना दो, ऐसे समझोगे, ऐसे कॉइल। तो कॉइल का प्लेन तो कौन सा? दिस इज प्लेन। और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, पता है कि नहीं? दिस इज एरिया। अगर मैं कह दूं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर उसके बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ जाता है जी। वैसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना बेटा। अगर यही क्वेश्चन मैं कई बार ऐसे कह दूं, ये अपने पास इसका प्लेन है, डन, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये एंगल दे देगा कई बार आपको, मान लो 60 डिग्री दे दिया, तो आप बताइए फ्लक्स कितना? बच्चे 60 to 60 ले लेते हैं, वो गलत करेंगे इस चीज़ की, क्योंकि मैंने कहा दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू, हमें एंगल लेना होता है बी, एरिया वेक्टर देखो इसका ये बनेगा बेटा, दिस इज एरिया वेक्टर, ये 60 है तो ये क्या बनने वाला 30, तो आप रखेंगे बी ए कोस 30 विल बी राइट आंसर। तो हमेशा बी और ए के बीच एंगल है। गलती से भी जो कोयल या फिर जो एरिया दिया हुआ है, जो हमें स्ट्रक्चर दी हुई है, उसके प्लेन के और बी के बीच एंगल नहीं होता, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये कोयल है, ये रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर विल बी इन जेड प्लेन, या यू कैन से जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है। डन। दिस इज एरिया। तो बता चुका हूं ये फ्लक्स में हमने काफी कुछ कैलकुलेट किया है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से बना देंगे। ऐसा ही सीजीएस यूनिट को आपको पता चल गया है। फिर भी देखो अगर एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेट करवा के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करें। एक कोयल का एरिया वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फ्लक्स पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल कुछ नहीं, बी डॉट ए लगाना है डायरेक्टली। बी की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ दे रखिए, देखो दिस इज 2 i कैप प्लस दिस इज 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ये तो आ गया अपने पास बी मैग्नेटिक फील्ड डॉट, ये कितना है 2 i कैप प्लस 3 k कैप, ये आ गया अपने पास ए। इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं 2 × 2 4, i को i से किया, j का यहाँ 0 है, a को k से किया, a का कितना है 4 × 3 12, तो ये बनेगा अपने पास 16 वेबर। कितना बनेगा? 16 वेबर विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना देंगे, शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। कई बार जैसे आपको एक दो चीज़ों में यहाँ थोड़ा सा रिलेट करने की जरूरत है। एक दो एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे यहाँ आपको पूछ ले कोई क्वेश्चन, ये यहाँ बोले आप समझिए कि हाँ फ्लक्स क्या है। इफ द करंट इन गिवन सोलेनोइड इज आई, देन फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल लूप। आपको पता है कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप रिलेट करें, यानी एरिया काम में कौन सा लेना है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इसमें अगर मैं बात करूँ ये करंट फ्लो हो रही है, दिस इज करंट आई, तो आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा सर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल लूप, बिग लूप एंड सोलेनोइड इन गिवन दिस। अच्छा ये बताइए, मैं कहूँ इस लूप के अबाउट बताऊँ। मैं इसमें जो आपको ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि अगर इसकी रेडियस आर है, मान लो कैपिटल आर ले लेता हूँ, तो इसके अबाउट फ्लक्स कितना होगा बताइए। बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें? तो चलो गलती करने की ज़्यादा चांस नहीं है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड तो इस पॉइंट पे क्या बनना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लेन के अपवर्ड होगा या प्लेन के इनवर्ड होगा। तो आप नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं सर, बी ए कोस 0 तो हो गया, बी की जो वैल्यू है वो ले लेंगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ आपको पता है सोलेनोइड का। मैं यहाँ पे केवल ये समझाना चाहता हूँ एरिया कौन सा लेने वाले हैं, इसमें वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता फ्लक्स इस एरिया से पूछ रहा है तो ये बनेगा वही पाई आर स्क्वायर ले लो, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर बिल्कुल। पर मैं कहता हूँ यार बड़े वाली लूप से बताइए आप कितना जाएगा। बड़े वाली लूप से ले लो, बड़े वाली लूप मान लो मैं कोई भी नाम दे देता हूँ बड़े वाली लूप को। तो बड़े वाली लूप में एरिया कौन सा लोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें फाई लोगे तो बी तो वही है मैग्नेटिक फील्ड, ए कौन सा लोगे एरिया। एरिया में ध्यान रखना सर, इसमें फ्लक्स तो यहाँ से पास हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो क्या बोलेंगे बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। ये देखो छोटा सा लूप दे रखा है, इसमें कौन सा एरिया ले सर, फ्लक्स तो इससे पास होने वाला है। इसके अगर रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ तो ये अपने पास बन जाएगी बी इंटू ए कौन सा लोगे यहाँ पे, बी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वही लोगे, ये लोगे पाई इंटू स्मॉल आर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें से फ्लक्स इसी में से पास होगा सर। इसमें पूरा दे तो रखा पर होने वाला तो यहाँ है, और इसमें तो पूरे में से चला जाए, वही पानी की पाइप वाली बात है। सिंपल कंसेप्ट में बता सकते हो, बोलो बना दोगे। फ्लक्स की थोड़ी सी और कंसेप्ट बनाने की नीड है आपको, तो थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बताइए, जल्दी बता दें आप लोग क्या बनेगा, किसमें कितना फ्लक्स बनेगा। सर फर्स्ट वाले केस में एरिया वेक्टर कहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्या एरिया वेक्टर इधर होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच एंगल थीटा कितना लिख दो, 90 डिग्री लिख दो। थीटा सॉरी फाई नहीं, थीटा 90 डिग्री लिख दो। थीटा 90 है तो फ्लक्स कितना कोस 90 विल बी 0, फ्लक्स विल बी 0। यहाँ बताइए, देखो ये मैग्नेट है, ये एरिया दिया हुआ है, बताइए कितना फ्लक्स बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी आप देखेंगे एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में, बी इधर। तो आप देखो बी और ए के बीच एंगल 0, तो क्या सॉरी एंगल 90, तो फाई विल बी 0। सर इसमें बताइए इस केस में अगर हम बात करें फ्लक्स कितना पास होगा, यहाँ भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है करंट ऐसे पास हो रही है, करंट ऐसे पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगा। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में, एरिया वेक्टर ए इधर है, तो आप देखो ए और बी एक दूसरे के फिर परपेंडिकुलर आ रहा है तो फ्लक्स विल बी 0।
तो ये ऐसे केसेस हैं जो आपको बिना बात दिमाग में घुमा देंगे और आप गलत कराओगे क्वेश्चन को। तो पहली चीज़ है फ्लक्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्लक्स के नहीं फ्लक्स में चेंज की तरफ। हो जाए रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बातें हैं ये लेक्चर में। अगर ये बातें आप समझ गए तो काफी कुछ काम आपका हो जाएगा। देखें, फैराडे साहब ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉ, याद भी रखें आप। फैराडे के अकॉर्डिंग जब जब फ्लक्स में चेंज होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे ने क्या कहा, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो कितना होगा ये भी फैराडे ने बताया। ये चीज़ के एक्सपेरिमेंट पे मैं नहीं जा रहा, सिंपल लैंग्वेज में उसने क्या किया, मान लो ये कोई कॉइल ले ली और इस कॉइल के पास किसी मैग्नेट को, ये एन मैग्नेट को या तो पास लाया या दूर लेके चला गया। तो उसने देखा कि इस कॉइल पे अगर कोई गैल्वेनोमीटर ऐड करके देखा जाए तो इस गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आने लग जाता है। रिफ्लेक्शन आने लग जाता है मतलब इसके मोशन की वजह से इसकी फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। फील्ड लाइंस चेंज हो रही है इसका मतलब फील्ड लाइंस कौन है, इससे पास होने वाली फ्लक्स है सर। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट का फ्लो होती है जब ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ध्यान रखना, पोटेंशियल की तरह ही होता है ईएमएफ, बस उसको नाम बोल देते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या ये बोल दूं, फैराडे के अकॉर्डिंग जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, व्हेन एवर चेंज इन फ्लक्स, और अब मैं चेंज इन फ्लक्स को एक नाम दे दूंगा, बार बार लिखना नहीं पड़े, व्हेन एवर चेंज इन फ्लक्स, मान लेते हैं इसको हमने डेल्टा फाई बोल दिया, फ्लक्स में चेंज होगा तब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ, यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, नो इंड्यूस ईएमएफ। इसमें मैं आपकी एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मान लो ये कोई कॉइल है, इसके पास ये मैग्नेट रखी हुई है एन और ये एस। आपको कोई पूछे बताओ इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ हुआ, जीरो इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को मैं क्या ई से डिनोट करूंगा, ध्यान रखना, स्मॉल ई से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जीरो क्यों आया जीरो सर, पर मैग्नेट है वो रुकी हुई है, फील्ड लाइन फ्लक्स तो है इसका, यहाँ ये देखो फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी मोने फ्लक्स है यहाँ, एक फ्लक्स तो पास हो रहा है इससे, फील्ड लाइन पास हो रही है, पर इसमें चेंज नहीं हो रहा सर, ये सब कुछ स्टैटिक है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा फाई जीरो मतलब कीजिए। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया एक केस और लेता हूँ, ये कॉइल है, इस बार देखो मैग्नेट एन और एस वाली इसके पास आ रही है, इधर चल रही है तो लाइन में चेंज आएगा, चलने की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये चीज़ समझ के रखिए, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर लोगों ने पूछा कि ये कितना होता है इंड्यूस ईएमएफ, तो इसकी वैल्यू इसने फैराडे के सेकंड लॉ से बताई। वो क्या बताई, ये जो इंड्यूस ईएमएफ ई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1 रखी गई, तो इसको मैं तो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी ही कह देता हूँ। डन, एग्जैक्ट रूल नहीं है ये, इसके साथ माइनस साइन दिखेगा। माइनस साइन के बारे में लेंज ने समझाया। तो फैराडे के अकॉर्डिंग दो चीज़ क्लियर हो गई, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू डी फाई बाई डी टी के इक्वल होगी मैग्नीट्यूड वाइज। डन, बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपने बेहतरीन तरीके से समझ ली होगी। इसके बाद बात आती है, फैराडे ने तो केवल मैग्नीट्यूड बता दिया, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये बता दिया। तो इसके बाद आते हैं लेंज ऑफ, और आते हैं लेंज। और लेंज ने इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड लॉ दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या है, लेंज लॉ बोलते हैं। लेंज पहली चीज़ तो बताता क्या है, ध्यान रखें, ये बताता है हमें इट्स इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। इन्होंने बताया कि जो ई की डायरेक्शन होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होती है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपोज करती है इसका, इट अपोज द कोज विच प्रोड्यूस इट। और मैंने हाई फाई इंग्लिश बना दिया, समझ लेना यार। ई की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपोज करती है उन्हीं कारणों का जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है या प्रोड्यूस हुआ है। उन्हीं कारणों का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा लिखा करके बड़ा डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करो, मेरा ही अपोज कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, जिसने आपको बनाया उसी का अपोज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही, जिसने ई को बनाया ये उसी का अपोज करेगा। जैसे ऐसे समझिए, समझ में नहीं आया कि कैसे डायरेक्शन हो। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके पास मैंने ये कोई मैग्नेट, ये कोई कॉइल रख दी है, इसको मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ। तो पास लेके आ रहा हूँ तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। बात यह है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये नॉर्थ पोल जब पास आएगा तो ये इसको अपोज करवाएगा। अपोज कब करवा सकता है, जब ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर से नॉर्थ पोल। तो मतलब इसके पास लाने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, या ये नॉर्थ पोल बन गया था, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग गया था। अब इसको और पास लाएगा तो नॉर्थ पोल इसको क्या रिपेयर करेगा। तो पास लाने के कारण ही तो नॉर्थ पोल बना, पास लाने के कारण ही तो नॉर्थ पोल बना, और अब और पास लाने के लिए उसको रिपल्सन के रूप में अपोज कर रहा है। समझ रहे हो, तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोज करवाना आपको तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल। जैसे अब ये है तो इसमें से ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ पोल है, तो आप या तो ऐसे समझे एन पे लगा दिया तो शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से होगा, इंड्यूस करंट इस तरह से होगी, ये वाली डायरेक्शन ऐसे डिसाइड की नोट बना करके। या ऐसे नहीं समझ में आता, ये नॉर्थ पोल बनता है, नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से क्या करती है, निकलती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंड्यूस की इधर होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है तो करंट इधर इंड्यूस होगी। देख लो एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बना दोगे। अभी भी जिनको नहीं समझ आया एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये कॉइल है उसी की तरह, इस बार मैं क्या करता हूँ, ये मैग्नेट इसको दूर ले जाता हूँ, दूर ले जाता हूँ तो वही बात, इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ रहा है, फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस तरह से होगी कि इसके दूर ले जाने का अपोज करे। दूर ले जाने का अपोज कब करेगा, जब ये साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल बनेगा तो एस की ये लगा दो, डायरेक्शन ये होगी। ये तरीका है याद रखने का, यहाँ एस बनेगा तो इसमें डायरेक्शन पहुंचेगी तो होगी। तो ये दूर ले जाने का अपोज अट्रैक्शन के रूप में कर रहा है। तो बस मतलब ये है कि सर यहाँ अपोज होता है, इसीलिए जो हम ई का फॉर्मूला रखते थे, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी से सेट कर दो, हो गए आपके क्वेश्चन। ये मान लो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बस अब क्वेश्चन में आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी रखनी है और उसके अकॉर्डिंग सारा कंसेप्ट बता देना है। बोलो बना दोगे। अब नहीं बना तो चिंता नहीं करें, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, जैसे जिनको अभी भी नहीं समझ में आया हो जाए रेडी जल्दी से। इसके पहले मैं डायरेक्शन निकालने सिखाता हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, बनाइए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताइए। ये पास जा रहा है, देखो वी वेलोसिटी दे रखी है, पास जा रहा है, पास जा रहा है तो ये इसका अपोज करेगा। पास जाने का अपोज होता है दूर जाने, इसको दूर करने से। दूर कब करेगा, जब ये नॉर्थ पोल बने।
ये क्या बनी, नॉर्थ पोल बनी। नॉर्थ पोल बने तो एज पर कंसेप्ट तो ये होता है, नॉर्थ पोल बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर तो करंट की डायरेक्शन ये। पर इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगाई जाती है, नॉर्थ के ऊपर इधर एरो लगा दो, ये एरो लगा दो, ये जो डायरेक्शन है एरो वाली, इधर एरो है इसकी ये डायरेक्शन, ये इसमें इंड्यूस करंट है। इंड्यूस ईएमएफ की निकालना चाह रहे हैं पर हम बोल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ जो करंट उसकी डायरेक्शन बता रही है, ध्यान देकर कंफ्यूजन नहीं हो जाना। ये बताइए तब दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो ये क्या कोशिश करेगा, एस पोल बनने की कोशिश करेगा। एस में क्या तरीका बताया, एस बना दो, ये एस बना दिया सर, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो गई। ये देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या बनेगा, पास लाएगा, पास लाने के लिए एन बनाएगा, एन बनाएगा तो ये एन बन गया सर। ये देखिए पास आ रहा है, पास आने का अपोज करवाएगा, एस पोल बना करके, एस बनेगा तो ये बनेगा, डन सर। इसको अगर वैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो, एस पास आया, हमें पता है कि इसको एस बनाना पड़ेगा, एस बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होगी अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और फिंगर्स याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना याद रखें, वो नहीं भूल जाना, उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, डन सर बना देंगे। चलो देखिए अब देखिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कॉइल में क्या होगी, दिमाग लगाओ, एक समझा रहा हूँ केस, बाकी आप कर लेना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की हो, तो ध्यान से मैं इस कंसेप्ट को ऐसे लिखना चाहूँगा। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी अंदर की ओर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी कहते हो आप, ये कह रहा है कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है यार, करंट की डायरेक्शन। अगर ये अगला मैग्नेटिक फील्ड ही होता क्रॉस, तो आप कहते सर ये क्रॉस है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ सीधा सा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि इससे काम नहीं चलता सर अपना, ये कह रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो लेंज लॉ क्या कहता है, हमें तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस करंट इस तरह से बनेगी कि इसको घटाई, इसका अपोज करें। हमें क्या करवाना है, बढ़ाने का अपोज किससे होता है, घटा करके होता है। ये किधर है, क्रॉस, घटाएगा कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डॉट, तो इंड्यूस करंट इस तरह से बनेगी कि इसमें डॉट वाला इफेक्ट दिखे, तो डॉट वाला ये डॉट दिस इज, बस हो गया। भाई बढ़ा रहा था घटा दिया ना हमने यार, इंड्यूस करंट ने घटा तो दिया, इसको बढ़ाने का अपोज हो गया, यहाँ कर दो। डॉट बढ़ रहा है, आप बताओ डॉट का अपोज कैसे हो, भाई बढ़ने का अपोज कैसे हो, घट करके, और घटेगा कैसे, जब डॉट हो क्रॉस लाइन, अपोजिट डायरेक्शन लाइन, क्रॉस लाइन तो यहाँ क्रॉस लगा के देख लो, क्रॉस लगाया तो दिस इज इंड्यूस करंट। वो समझ में आया कि नहीं, अभी भी नहीं आया, इसमें आ जाइए। डिक्रीज कर रहा है तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अलग होगा। डिक्रीज का अपोज कैसे हो, इंक्रीज करवा के। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे कराएं, जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बने, मतलब क्रॉस को इंक्रीज तो तभी करवा सकते हैं जब क्रॉस आए यार, और क्रॉस आई मतलब यहाँ क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगाया, दिस इज क्रॉस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, हो गया काम। इनको ये भी समझ में नहीं आया, एक और देखें, आप बताओ पहले सर डॉट डिक्रीज हो रहा है, हमें क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है। इंक्रीज कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में फील्ड आए, सेम आ गया तो डॉट ही बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा तो दिस इज मैग्नेटिक, ये इंड्यूस करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब मान के चल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आपकी क्लियर है, आप बना करके देखें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, बना दोगे। और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, शायद नहीं होगी, फिर भी है तो देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, समझने वाला पार्ट यही है, बाकी तो फिर इसमें याद करने वाला काम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझने का पार्ट है तो ये पार्ट है केवल। बोलो क्या बना, तो सिंपल है, करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट है यार, कांस्टेंट करंट है तो इसमें जो भी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानी है वो कांस्टेंट होगी। तो क्या मैं ये बोल दूं कि फाई क्या होने वाला है, कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट होने वाला है, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0 होने वाला है। डेल्टा फाई 0 होने वाला है मतलब नो इंड्यूस्ड करंट और नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपका यहाँ आंसर ही क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी 0, नो इंड्यूस्ड करंट। लिखा, कितने लोगों ने सही किया था, जिनका सही था डालिए स्टार। एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आया हुआ है बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, आपके बनाइए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, बताइए क्या बनेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहाँ से तो थोड़ा दिमाग लगाएं, ये आप शायद नहीं कर पाएंगे, मैं बता दूँ आपको, कर रहे हो, डन से बना रहे हैं। आपको याद है एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, ऐसे चल रहा है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अगर हम जिस भी पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है किसी भी चार्ज की वजह से कॉइल पे क्या हो रहा था, याद होगा। आर की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल था, ये तो याद है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर जैसे जैसे ये पास आ रहा है, मतलब जैसे जैसे ये पास आ रहा है, इससे इसकी जो डिस्टेंस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये सेंटर से डिस्टेंस आर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आर डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब इसमें इस तरह से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किसको डिक्रीज करे, सही है। तो पहले ये देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर बनेगा, ये तो पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस करंट कैसे बनेगी, इसको डिक्रीज करे। क्रॉस को डिक्रीज कब करवाए, जब डॉट बने, और डॉट बने मतलब करंट की डायरेक्शन किधर बनेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी बने आप चेक कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज मेरे अकॉर्डिंग। बोलो सही है। पर जब ये यहाँ तक आ गया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आर डिक्रीज हो रहा, पर जैसे यहाँ के बाद इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन क्रॉस होकर के, तो आप देख रहे हो आर अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखो यार, पहले आर यहाँ थी, अब आर यहाँ है, यहाँ है आर इंक्रीज तो बी डिक्रीज। बी कौन सा था, बी तो वही था, मतलब क्रॉस है वो डिक्रीज हो रहा है। क्रॉस को इंक्रीज कैसे करें, इंक्रीज करवाना है तो क्रॉस ही लगाना पड़ेगा, और क्रॉस ही लगाना पड़ेगा तो क्रॉस की वजह से करंट की डायरेक्शन किधर देखो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने ये पूछा था कि पी पॉइंट के बाद करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सर, पी पॉइंट के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, पहले वाली की बजाय। डन, बना दोगे, हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो डालेंगे स्टार। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। बस ये है कि आप अपना पेशेंस मेंटेन करें। एक और क्वेश्चन घुमाने वाला पूछता हूँ आपसे, लोगों क्वेश्चन तो आप लोग बहुत गलत कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन ये करेगा, ऐसे फंसा गया, इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा है, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है सर। इससे भी बीम इलेक्ट्रॉन की मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में बनेगी। और आई क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम है तो हम मानते हैं आई क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया। आई कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन फ्लक्स जीरो, चेंज इन फ्लक्स जीरो तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो इंड्यूस्ड करंट। तो देखो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन की बीम है, दोनों के नाम से कितना फर्क आ जाता है। बोलो बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे सर। ये क्वेश्चन वो देखिए आप, इसमें ये क्वेश्चन देखो तो बच्चों को बोल घुमा देने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गलतियां कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे, बताओ।
क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम विद प्लेट इन पॉजिटिव पी और क्यू। देखें ये क्वेश्चन में लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप गलत करते हैं बच्चे, मैंने ज़्यादा करके टेस्ट करके देखा है। इसमें रहेगा पी पॉजिटिव होगी कि क्यू पॉजिटिव होगी। तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज है तो दिमाग लगाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कौन सा क्रॉस दिख रहा है आपको, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है सर, ठीक है। ये बी है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसको डिक्रीज करवाएगा। डिक्रीज कब हो सकता है, जब इसको डॉट लगा दें। डॉट लगाने का मतलब ये डॉट ऊपर की ओर, तो इंड्यूस्ड करंट वही राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ यार, कुछ नहीं, सिंपल। ये इधर ये करंट आई है, ये तक तो सही कर देते हैं सर, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। गलत क्या करते हैं कि सर हमने पढ़ा है इंड्यूस है तो ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस, क्या सही है? गलत है यार, ये चार्ज कैपेसिटर थोड़ी है बेटा कोई, ये तो कैपेसिटर ऐसा था, इंड्यूस करंट बतानी है। तो आपका मतलब करंट इधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है कि नहीं, यही किसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये प्लेट नेगेटिव बनाएंगे कि नहीं, और करंट इधर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये प्लस बनेगी कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू विल बी पॉजिटिव एंड पी विल बी नेगेटिव, ध्यान रखना यार, वो कैपेसिटर नहीं बना देना इसको चलते चलते, ये कंसेप्ट अलग है यार, टॉपिक अलग है। उम्मीद कर रहा हूँ यार इतनी अगर आपने प्रैक्टिस करी तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, या अभी भी करने की गुंजाइश है, कुछ नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो मैं इसमें एक दो चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपसे बात करें इससे रिलेटेड, हाँ देखिए इंड्यूस्ड पैरामीटर कई बार आपको ऐसे पूछ लिए जाते हैं, हमने क्या क्या देख लिया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी देख लिया। इसे करंट बनानी हो आई तो इसको आप E डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा -1/r, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखें, एक बार बीच की स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता था डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और कई बार इसमें चार्ज पूछ लेता है, क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज अगर हमें निकालना है तो किस बेसिस पे निकालेंगे सर, क्यू इज इक्वल टू हम आई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ आप भूल जाओगे कई दिनों बाद, क्यू निकालना चार्ज, तो वी नो दैट चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। यहाँ से आई डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, कितनी आ जाएगी, डी टी को उधर ले जाओ तो ये बनेगी माइनस डी फाई बाई आर, इसको लिख लो। ऐसे केसेस में जो इंड्यूस्ड चार्ज कभी पूछ ले तो दिस इज माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई चेंज इन जो फ्लक्स आ रहा है दैट इज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस वैल्यू। इतनी चीज़ें आप दिमाग में रखें, डन, बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो देखो एक आध क्वेश्चन और देखें जो यहाँ से एग्जाम से रिलेवेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करते हैं, ताकि आपको पता चले हाँ फ्लक्स पे हमें क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। देखो ये क्वेश्चन बना सकते हो आप, बनाइए। कितने टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, जब फाई गिवन है, ऑप्शन की जरूरत है यहाँ, ऑप्शन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो आप कहेंगे सर फाई दिया हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस आओ तो लगा सकते हो, माइनस डी बाई डी टी। अपने पास फंक्शन है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, जानबूझ करके मैंने इसका बड़ा लिया है, यहाँ पे जो वैल्यू लिया है वो, इसको अब आप सोल्व कर लीजिए। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी को लगाओ, डिफरेंशिएशन करना आता है, देखिए माइनस टी स्क्वायर ये आ गया, ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई की पावर माइनस टी, ये माइनस पहले से था तो यहाँ माइनस ही आएगा, ई की पावर माइनस टी का तो हो गया था, ई की पावर माइनस टी बाहर आ गया, टी स्क्वायर का होता है 2t इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ करके चेक करके देखें, ई की पावर टी तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, एक तो टी इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड विल बी राइट आंसर। जो बना दोगे डन सर बन जाएगा, देखिए बना करके देखिए, कोई दिक्कत है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने, तो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछूं, अगर पाई टी कर्व दे देता है, कई बार कहेगा ईटी कर्व, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, अपने को ऐसा ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इसका ईटी कर्व बनाइए, ईटी यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। बोलिए बना दोगे कि नहीं, डन, देखिए बनेगा कि नहीं, आपको लेना है ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान से सुनिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बेसिकली माइनस ऑफ स्लोप ऑफ, ये स्लोप ही तो है आई टी का, तो बताओ बनाता हूँ इसके नीचे इसका ग्राफ, ये बना दिया, वही एक्सिस ले लेता हूँ, वही टाइम ले लेता हूँ, डन। यहाँ t1 टाइम है, इसको t1 कह दो, ये t2 टाइम कह दो, ये t3 टाइम कह दो, करते हैं स्टार्ट। बताइए रूल क्या कहता है, इसकी स्लोप का नेगेटिव लेना, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल सर स्लोप है तो पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं, यार स्लोप कांस्टेंट है, बदल गया नहीं बदली, सेम है यहाँ तक, मैंने कहा स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप है पॉजिटिव है, लेकिन ये कहता है माइनस, तो स्लोप इन द सेंस ईएमएफ माइनस में होगा और स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, तो क्या मैं ये कह दूँ माइनस में t1 तक ये वैल्यू आएगी सबसे पहले, ये देखो सबसे पहले इसमें ही सही है ना, एक ये कांस्टेंट थी, कांस्टेंट पॉजिटिव आना चाहिए पर माइनस बाय डिफॉल्ट लगता है तो ये नेगेटिव में आ गया, डन सर। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो बेटा फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो आपको पता स्लोप इसकी जीरो, ये भी कह सकते हो स्लोप जीरो है, स्लोप कितनी जीरो, स्लोप जीरो मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो, यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या ले रहा हूँ टाइम। इसके बाद यहाँ जाइए, स्लोप देखो थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप विल बी नेगेटिव, कांस्टेंट है नेगेटिव है, लेकिन स्लोप के नेगेटिव को नेगेटिव किया तो क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, पॉजिटिव बन गई तो आगे और क्या बन जाएगा, आगे अगर इतनी ही वैल्यू है, इसमें लाइन डॉटेड दिया है, ऐसे नहीं होता, यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक ऐसा ग्राफ एग्जाम में आया हुआ ग्राफ, बोलो बना देंगे, बिल्कुल बन जाएगा सर। चलें आगे थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ही करने, पहले आपको सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड बातें बता देता हूँ थोड़ी, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, डन। चलो देखिए, तो अब आप हेडिंग डालें यहाँ, अब हमें सर इंडक्टेंस तो समझ में आया, तो सबसे पहली बात आती है कि हाँ इसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए देखिए हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस नाम से ही पता चला, सेल्फ मतलब अपने आप में, अगर कोई भी कोइल है या कुछ भी स्ट्रक्चर, कोइल है, सोलिनॉइड है, टोरॉइड है, अगर उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से, खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से
अगर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहोगे, मैं ऐसे बना दूं, मान लो अपने पास ये कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड अभी आप पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, ये कोई सोलेनॉइड है, इसमें मैंने कहा ये कोई करंट आई फ्लो कर रही है, मैं कह रहा हूं कि करंट आई को मैंने चेंज किया मानो, ठीक है सर। अच्छा, करंट आई चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, फ्लक्स में चेंज आएगा। और ये तो फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। तो आप कहोगे इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई क्या होगा, इंड्यूस होगा। और ये जो प्रोसेस होती है खुद की करंट में चेंज करने की वजह से खुद में ही बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ आ जाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत आसान सा पार्ट है। अब आप बताइए कैसे आया, देखिए फ्लक्स में चेंज खुद की करंट की वजह से तो आया। तो क्या मैं ये कह दूं भाई इसका जो फ्लक्स आया है पाई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई है कि नहीं, बिल्कुल सर। इसके खुद के फ्लक्स में जितना चेंज किया किसकी वजह से आया, करंट की वजह से। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, याद रखें इसको। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, इसको आप रख करके रखें, हमें अगर एल फाइंड करना हो तो फाई डिवाइडेड बाई आई से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। पाई की यूनिट होती है वेबर, आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर यूनिट भी होती है एल की, या फिर एल की एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं हेनरी, विच यूनिट, हेनरी, दोनों यूनिट याद रखें। तो देखिए ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, और दूसरी चीज सेल्फ इंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन आपको निकालना बताता हूँ कि यार सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई कोइल ले लेते हैं और कोइल की आपको पूछ लेगा कि हाँ यार इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए कितना है, तो बताएं करें स्टार्ट, कैसे निकालेंगे आप लोग। देखिए मैं अगर आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन ही आगे एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये कोई कोइल है और इसमें करंट आई फ्लो कर देता हूँ, ये एन टर्न की कोई कोइल है, कितने टर्न है इसमें, एन टर्न की कोई सर्कुलर कोइल है, इसमें करंट फ्लो करवा दी, करंट फ्लो ही नहीं, करंट को हमने वेरी भी करवा दिया, चेंज भी कर रहे हैं। तो करंट चेंज करने की वजह से इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए, बताइए कितना आएगा आपके कोइल। देखते हैं, आप लोग पहले फाइंड करें, सोल्व करने की कोशिश करें। शायद आपको ये पता है आपको सोल्व क्या करना है, जिनको नहीं पता, आंखें नहीं खुली जिनकी अभी तक भी, एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई निकालना है सर। ये तो होता है एल। फाई कैसे निकालें, फाई निकालने के लिए आपको याद हो इसकी रेडियस भी देनी पड़ेगी अपने को, रेडियस इसकी स्मॉल आर ले लो, कैपिटल आर भी ले लो। फाई इज इक्वल टू बी ए, एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी जीरो एंगल पे होता है, देखो ना, ये अंदर की ओर और एरिया वेक्टर बाहर की ओर बने दिया, उसके ऊपर डायरेक्शन कर रहा है, तो बी ए लिख दो। लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि सर इसमें एन टर्न्स हैं, जब नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो फ्लक्स होगा एन बी है, तो ये गलती नहीं करते। दूसरी गलती बच्चे क्या करेंगे, बी की वैल्यू और एरिया, एरिया तो हमें पता है सर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना ले, इसके सेंटर पे ले लेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ये बनने वाला है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला याद है कि भूल गए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, इतने हैं लेकिन एन टर्न्स है सर, ये नहीं भूल जाना फिर से। अब लगा दो वैल्यू, अब तो बन गया सारा, रख रहे हैं वैल्यू, रखते हैं इनकी, रखो वैल्यू, हमें फाई बाई आई चाहिए, फाई इज इक्वल टू एक एन एज इट इज अपना, ये है एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, इसको लिखें तो दिस इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, डन सर। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर डन इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई 2, और ये आई है इसको इधर ले जाऊँ बेटा, डन, बस आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। देखो इन लोगों ने सही बना दिया। तो इस तरह से आपको जस्ट कंसेप्ट अप्लाई करनी आनी चाहिए, हाँ कैसे बनाएं सर सेल्फ इंडक्टेंस, बन गया कि नहीं सेल्फ इंडक्टेंस, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ और देखो, इसमें कई बार क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सर नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं एक डायरेक्टली बोल दूँ जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरी चीज म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, इसको बनाया कैसे है उस पर डिपेंड करता है, और कौन से मीडियम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जियोमेट्री इन द सेंस रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, सारा कुछ आ गया उसमें एक साथ। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इस पर क्वेश्चन और बन सकता है, वो आप मेरे को जल्दी से सोल्व करके बताएं। अगर मैं कोई की जगह कोई एन नंबर ऑफ टर्न्स की सोलेनॉइड ले लेता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट वन है, आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड करंट फ्लो कर रही है इसमें, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आर इसकी रेडियस है, आपको बताना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। अच्छा क्वेश्चन बताता है यहाँ से, और लंबाई लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स है, एल लेंथ में है हमारा। आपको चाहो तो स्मॉल एन जिसको बोलते थे याद है सोलेनॉइड में, एन बाई एल ले सकते हो यहाँ पे, चाहो दोनों ही टर्म्स में बता दीजिए क्या बनेगा, बोलिए। देखें एरिया को एरिया लेके चलते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वैसे चाहो तो डिपेंड करता है आप पे, पर फिर भी आपको पता है कि सर हमें फाई बाई आई निकालना है, एल का मतलब यही तो है, हमें निकालना एल जो था फाई डिवाइडेड बाई आई। आई कहाँ से लाएं, अभी बताया बी इंटू ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से भी मल्टीप्लाई करो। बी कहाँ से लाएं, सोलेनॉइड का हमें पता है सर म्यू नॉट एन आई होता है, याद है कि भूल गए, शायद याद है आपको सबको। अच्छा आप चाहो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, पर मैं ऐसी चीज़ लिख दूँ एक बार, डन। तो फाई इज इक्वल टू एन एक ऑलरेडी है, डन सर। बी की वैल्यू रख दो सर, म्यू नॉट एन आई इंटू ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेट चेंज करो पहले यहाँ से, पी ए एक तो ये बने, ठीक, पी ए एक तो ये बन गया फाई बाई आई, इसको आप एल कह दीजिए सर, इज इक्वल टू, आप अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, मैं अगर इसको एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड करूँ तो ए इंटू एल तो वॉल्यूम हो जाएगा, और ये एन बाई एल एक स्मॉल एन और बन गया। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए म्यू नोट एन स्क्वायर, म्यू नोट एन स्क्वायर, आई उधर चला गया, और इसको वॉल्यूम कह दूँ कि नहीं, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भी बन जाता है। चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, पर वॉल्यूम से रिलेटेड अपने ज़्यादा नहीं पूछेगा, अपने को कौन सा पूछता है आ जाइए वापस इस पर, एल इज इक्वल टू, अपने को ज़्यादा करके पूछेगा म्यू नोट, इस एन को भी मैं वैसे ही बदल लेता हूँ एन बाई एल, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, म्यू नोट एन बाई एल, याद है ना यार, सोलेनॉइड भूल गए, अब बिल्कुल याद है सर, इसको एन बाई एल रखा तो ये बना अपने पास म्यू नोट एन स्क्वायर, एन की वजह से आई उधर चला ही गया था, म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई का नीचे एल आ जाएगा, तो सही बनाया मैंने, बिल्कुल सर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ज़्यादा करके ये यूज़ होता है,
म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। म्यू नोट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल किस पे डिपेंड करता है? सोलेनोइड का जो एल है वो एल इन द सेंस सेल्फ इंडक्टेंस इस डिपेंड्स ऑन ए और एल। तो ये क्या जियोमेट्री तो है, सोलेनोइड की जियोमेट्री उसकी बनावट पे डिपेंड करता है एज वेल एज म्यू पे तो डिपेंड करता ही है, तो उसके मीडियम पे डिपेंडेंट है। वो लोग बना देंगे, बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो इस तरह से आपको कुछ भी अगर पूछे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि एल क्या फ्लक्स पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं नहीं, एल क्या करंट पे डिपेंड करता है, नहीं, एल डायमेंशन पे डिपेंड करता है सर, उसके मीडियम पे डिपेंडेंट है, बाकी यहाँ इस पे डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे। बना दोगे? जैसे इसमें आपको कई बार क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा, देखो हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो आप डायरेक्टली बना दोगे। जैसे मान लो सोलेनोइड का क्वेश्चन आपको सोलेनोइड से वैल्यू कैलकुलेट करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, मान लो वो क्वेश्चन ये आ जाता है इन सर्कुलर कॉइल N1 टर्न्स डिनोट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार, N1 टर्न्स रिमाउंड्स इनटू N2 टर्न्स व्हेन फाइंड रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, बनाइए जल्दी करो, पहले यही कर लेते हैं। इन सर्कुलर कॉइल पहले N1 टर्न्स थे, अब रिमाउंड हो गए हैं N2 टर्न्स में, तो बताइए L1 रेशियो L2 का क्या रेशियो बन जाएगा? अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने सर्कुलर कॉइल के लिए और सर्कुलर कॉइल हमने L निकाला था, कितना आया था? म्यू नोट एन स्क्वायर, शायद यहाँ पाई आर था, और डिवाइडेड बाई क्या था? एल था कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल ही था। म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाई एल, क्या यही आया था? नहीं, म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आया था, सॉरी फॉर डिवाइडेड बाई एल नहीं, तो सोलिनोइड में आया था, डिवाइडेड बाई 2 आया। अब आप बताओ म्यू नोट कांस्टेंट, जब बाउंड्री तो कर रहा है कंडीशन क्या, N1 को N2 में कन्वर्ट कर दिया, पाई कांस्टेंट हटा दो 2 कांस्टेंट, तो आप कह दोगे सर यहाँ से L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इंटू आर है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में आओ, पहले N1 टर्न्स थे, अब N2 टर्न्स हो गए। पहले ये कोई ऑयल थी, ऑयल में अभी डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप ये मान लीजिए पहले N1 टर्न्स थे, अब उन्हीं ने N2 टर्न्स कर दिए, उसी में चीज़ सेम क्या रही सर? लेंथ तो सेम है ना यार, वायर तो उतना ही है, पहले N1 टर्न्स थे, अब उसमें कोई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो लेंथ थे वायर की तो उतनी है, पर वो जो रेडियस बन रही थी ऑयल वाली वो चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे L तो सेम है सर। और L कितनी होती है? एक टन की लेंथ होती है 2πr, तो N टन की लेंथ N 2πr हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूँ N इंटू 2πr, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छे से इसका नोट डाल देना, कांस्टेंट। तो ये कहता है N और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए सर, N और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए, तो अपने इस डाटा पे आ जाइए जो पूछा इसने। सर यहाँ से L प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है, लेकिन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल N है, N से एक N उड़ गया, तो ऐसे केस में सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू N, और यू कैन से L1 डिवाइडेड बाई L2 विल बी N1 डिवाइडेड बाई N2, दिस इज द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दैट्स ऑल। L1 बाई L2 इक्वल टू N1 बाई N2, यहाँ से रेशियो आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का। बोला ऐसे क्वेश्चन बना दोगे तो इसी में अपने आप क्वेश्चन बनता है कि जो आपने ये कोई बनाई है सर, इसके अपने पास KVL से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसकी अगर सेल्फ इंडक्टेंस मैंने L ले लिया, इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की, इंड्यूस EMF भी आ रहा है, खुद भी एक बैटरी की तरह बन सकता है ना, तो कैसे बनाई सर? इसमें आपने देखा E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है, अरे होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। क्या मैं फाई को यहाँ L ये है, करंट इसमें I है मान लो, तो फाई इज इक्वल टू L इंटू आई लिख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल लग सकते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस d/dt, देखो आपके सारे कंसेप्ट यहाँ बन जाएंगे, Li, L कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, माइनस L di/dt। ये क्या इंडिकेट करता है सर? ये इंडिकेट करता है कि जब हम क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तो इसको एक बैटरी की तरह सेट किया जा सकता है कि नहीं। अरे येस और नो, देखो कैसे बैटरी की तरह, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हो कि सर E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt को क्वेश्चन में हमें दे देगा एक बैटरी कैसे बनाई। जैसे सर ये कंसेप्ट है अपने पास, यहाँ पे हमने कहा ये इंड्यूस्ड EMF में कितना इंड्यूस्ड EMF है, तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये दे दे कोई भी सर्किट में लगा हुआ, तो आप इसके ऊपर ड्रॉप कितना लगाओगे? माइनस L di/dt, भूल नहीं जाना, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ उसको कैसे लगाएंगे। आर यू रेडी? इतने कंसेप्ट तो क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ये क्लियर है तो देखो एक आध क्वेश्चन से समझाएं, अगर देखो बनाइए, कोइल ऑफ 5 हेनरी, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इफ करंट इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकंड। एक में करंट इंक्रीज कर रहा है, एक में करंट डिक्रीज कर रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा नोटेशन कैसे लिखें। फर्स्ट केस लिखता हूँ, इसने दिया di/dt, एक्टिवेट तो है सब लोग, कितना है? 2 एम्पियर पर सेकंड। तो आप बताइए इंड्यूस EMF कितना होता है? माइनस L di/dt होता है कि नहीं? बिल्कुल। L की वैल्यू कितनी? 5 है, di/dt कितना? इंटू 2 है, प्लस 5 है सर, माइनस 5 नहीं, इंक्रीज हो रहा है 5 इंटू 2, कितना बना? माइनस 10 वोल्ट बना कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर क्वेश्चन में हमें किसी सर्किट में ये ऐसे कोइल दे दी है, तो यही कह दिया इसने कि करंट इंक्रीज हो रही है, उसमें ये पहले जो भी करंट फ्लो हो रही थी, करंट इंक्रीज हो रही है, तो इसके ऊपर अगर पहले से करंट जो भी चल रही थी एक्जैक्टली, मान लो ये करंट इसकी इनिशियल करंट थी, और हम इसको जब सर्किट में लेंगे तो करंट माइनस 10 वोल्ट मतलब बाद में कौन टर्मिनल आएगा? नेगेटिव, और पहले कौन याद है कि नहीं? इस तरह से एक्जैक्टली करंट ये तो इसकी जा रही थी, और जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो ये इंड्यूस्ड है बेटा, इंड्यूस्ड, ये नहीं है, ये तो एक्चुअल इसको बैटरी में ऐसे रिप्लेस कर दें, आगे रिप्लेस करके बताऊंगा, चिंता नहीं करें। सेकंड केस में देखिए, ये कह रहा है di/dt, भाई अपोज तो करता ही नहीं, अपोज की वजह से ऐसा हो रहा है सर। इंक्रीज का अपोज कैसे करेगा? डिक्रीज करवा के करें, चाहे ऐसे बनवा दो। di/dt कितना है? -2, डिक्रीज हो रहा है, -2 एम्पियर पर सेकंड। तो इस केस में सर E अगर हम चाहें माइनस L di/dt लगा सकते हैं। L की वैल्यू कितनी? दैट इज 5, माइनस लगा दें, -2 कितना आया? 10 वोल्ट। वही सेम है, देखो सेम कोइल है अपने पास, ये कोइल, पर इसमें इस बार जो करंट है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इसको क्या करें? प्लस 10 वोल्ट का मतलब बाद में प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो जो एक्चुअल करंट जा रही थी वो ये है, पर इंड्यूस करंट इस तरह से होगी कि इसको इंक्रीज कराएगी, तो इंड्यूस भी उसी डायरेक्शन में जाके तो इंक्रीज करवाएगी, तो ये बैटरी की तरह काम करेगा, यहाँ बैटरी की तरह काम करेगा। शायद एकदम समझ में आई बात।
नहीं समझ में आई चिंता नहीं करें, उसका अपने पास इलाज है आपके, कैसे सोल्व करें। देखो आपको ये केवीएल की थोड़ी कंसेप्ट से मैं सेट करता हूँ ताकि समझ में आए। ये देखो बताइए वी ए माइनस वी बी इन गिवन सर्किट कितना हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी निकालना है, एक ही करके देख लें अपने। तो इफ करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, चलो सारे कर लेते हैं, फर्स्ट बता दीजिए। अच्छा इसके में एक वैल्यू तो यहाँ निकाल दो ना, करंट इंक्रीज है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है जिसको आप डी आई बाई डी टी लेते हो, इस केस में माइनस लोगी प्लस डिक्रीज है मतलब माइनस 10 की पावर 3। इसमें इंक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी आप समझ गए होंगे आप क्या करना है अपने को, दैट इज प्लस 10 की पावर 3 इंक्रीजिंग। और इसमें करंट कॉन्स्टेंट है मतलब डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग। समझ गए क्या करना है इस सर्किट में बताना वी ए माइनस वी बी। करें एक स्टार्ट, फर्स्ट केस देखते हैं सर। फर्स्ट केस में क्या मैं इस सर्किट को ऐसे कह दूँ कि यहाँ जो इंडक्टर पे वोल्टेज आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी से, एल कितना है ये दे रखा 5 मिली एम्पियर, इसको निकाल लेता हूँ पहले, प्लस एल माइनस एल बाद की बात है, हर जगह हमें काम तो ये आएगा एल डी आई बाई डी टी, यही तो आएगा एल डी आई बाई डी टी में एल कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अच्छे से समझना क्वेश्चन को। और डी आई बाई डी टी डिपेंड करता है कितना, चलो ये बात मैं वहीं लिखता हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगी। ई इक्वल टू माइनस एल लिखनी पड़ेगी एक स्टेप, मैं सोच रहा था ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है माइनस तो ऑलरेडी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड डी आई बाई डी टी फर्स्ट केस में कितना है माइनस 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 तक ई एम एफ आया प्लस 5। तो आप ऐसे समझाएंगे प्लस 5 वोल्ट में आप तो ये देखिए इंड्यूस किस तरह से होगा जो एग्जैक्टली पहले वाली है। तो यहाँ पे क्या है प्लस 5 वोल्ट में बाद में प्लस टर्मिनल आना, सिंपल कंसेप्ट बनाओ ये सर्किट। यहाँ ये बनेगा बताइए ऐसे, दिस इज ए टर्मिनल, ये करंट जा रही है दैट इज ऑफ 5 एम्पियर, डन। आगे चलिए अगर ये रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम, ये बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 15 वोल्ट। ये है अपने काम की चीज़ जिसको ये वाला पार्ट था 5 वोल्ट आने का मतलब बाद में तो प्लस 5 टर्मिनल लगा दोगे। मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसको मैंने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया इस तरह से ऐसे, क्यों किया सर प्लस 5 वोल्ट आना और आगे तो बी टर्मिनल, बस अब तो केवीएल लगा दो, आप पता ही लगाना। अरे स्टार्ट वी ए माइनस 5 इंटू 1 इधर जा रहे हैं ना माइनस 5, ये माइनस 15, ये प्लस 5 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना बना बताओ, प्लस 15 वोल्ट आएगा। चेक करो सही है कि गलत, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 15 वोल्ट। सेकंड केस में आप बनाओ जल्दी, सेकंड केस में डायरेक्टली बना दो, दिस इज सेकंड केस। सेकंड केस में बैटरी बना दो, ई कितना आएगा डायरेक्टली लिख दो, ये माइनस था ये प्लस है तो प्लस है तो ये माइनस 15 वोल्ट आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना यार। माइनस 5 वोल्ट, कितना माइनस 5। आपको यही समझाना है माइनस 5 वोल्ट का मतलब ए टर्मिनल रजिस्टर 5 एम्पियर, ए टर्मिनल ये अपने पास 15 वोल्ट। बैटरी कैसे बन जाएगी माइनस मतलब पहले प्लस और उसके बाद माइनस, दिस इज माइनस मतलब 5 वोल्ट ही बोलेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो माइनस 5 वोल्ट की बैटरी लगा, इसको 5 वोल्ट ही बोलोगे। और ये वी बी आप लगा दो कन्वर्सन, वी ए माइनस 1 ओम था ना 5 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू वी बी। इसको सोल्व किया तो वी बी इज इक्वल टू क्या 25 वोल्ट आया, वी बी विल बी इक्वल टू 25 वोल्ट। हर केस में बना दीजिए, ये इस तरह से आपको बैटरी की कंसेप्ट लगानी आनी चाहिए। हर कंसेप्ट में अगर हम करते हैं तो अपने पास ये आ जाती है। इसमें नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्यों डी आई बाई डी टी इज कांस्टेंट जीरो, तो आप ये करेंगे बैटरी ऐसे बन गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 एम्पियर एज इट इज रखो, ये ए टर्मिनल है, समझ तो रहे हैं ना, केवीएल का रिवीजन है, बाकी तो बस एक कंसेप्ट अलग लग रही है। दिस इज 15 वोल्ट, इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब इसको जीरो ऐसे कर दो सर, वी बी ये कोई बैटरी की तरह कुछ कर ही नहीं रही है यार। दिस इज वी ए माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू वी बी, इसको देखा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। बोलो मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, उम्मीद कर रहा हूँ सही से समझ गए। एक दो क्वेश्चन आप खुद से बना के देखोगे और क्लियर हो जाएगा। ये बैटरी की तरफ हर केस में बना दीजिए। ये इस तरह से आपको बैटरी की कंसेप्ट बनानी आनी चाहिए। हर कंसेप्ट में अगर हम करते हैं तो अपने पास ये आ जाती है। इसमें नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्यों डी आई बाई डी टी इज कांस्टेंट जीरो, तो आप ये करेंगे बैटरी ऐसे बन गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 एम्पियर एज इट इज रखो, ये ए टर्मिनल है, समझ तो रहे हैं ना, केवीएल का रिवीजन है, बाकी तो बस एक कंसेप्ट अलग लग रही है। दिस इज 15 वोल्ट, इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब इसको जीरो ऐसे कर दो सर, वी बी कोई बैटरी की तरह कुछ कर ही नहीं रही है यार। दिस इज वी ए माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू वी बी, इसको देखा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। बोलो मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, उम्मीद कर रहा हूँ सही से समझ गए। क्वेश्चन आप खुद से बना के देखोगे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हाँ सर, सेल्फ इंडक्टेंस में इतनी बातें तो क्लियर हुई। एक चीज़ और जो यहाँ से आपको पूछी जा सकती है कि जब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी भी तो स्टोर कर रहा होगा, और एनर्जी स्टोर कर रहा है तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। जैसे ही करंट में चेंज आया तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, दैट इज यू नो दैट इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। आप चाहो तो उसके डेरिवेशन से भी सेट कर सकते हो कि हम कहें कि हमें एनर्जी निकालनी है इसकी, स्टोर एनर्जी, तो कैसे निकालें। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने कहा स्टोर एनर्जी इन इंडक्टर, एल में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। तो एनर्जी के कंसेप्ट आप एक तो ये लगा सकते हो, यू नो दैट ऐसे केस में इंडक्टर में जो पावर होती है, पावर ले लूँ मैं अगर, तो वी इंटू आई लेते हैं पावर को नॉर्मली, और इसको क्या मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख दूँ। ये जो वी है इसको एल डी आई बाई डी टी, माइनस केवल यहाँ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था, आई को भी लिख दो। इसको अगर सोल्व करके चलो आप तो अपने पास क्या बन गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी टी तो कैंसिल हो गया, एल आई डी आई, इसको इंटीग्रेट कर दो। जो वर्क डन डब्ल्यू है, चार्जेस को इधर उधर करने में जो काम आता है वही क्या है अपने पास, स्टोर एनर्जी है, कितनी आ जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में जो हाफ सी वी स्क्वायर हुआ करती थी, यहाँ स्टोर एनर्जी आ जाती है 1/2 एल आई स्क्वायर। इसको आप सेट करने पहले यहाँ किस तरीके से हमें स्टोर एनर्जी सही बनानी है, बोलो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर।
डन। अब इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी पे और आते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडक्टर एनर्जी तो स्टोर कर रहा है, लेकिन सर इसका मतलब ये चार्ज भी हो रहा है, तो जैसे कैपेसिटर होता था। तो इंडक्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें, तो जैसे आपको कैपेसिटर समझा हुआ है उसी की तरह कंसेप्ट है। तो पहले मैं चार्जिंग की बात कर लेता हूँ, आपके कैपेसिटर का रिवीजन भी हो जाएगा। चार्जिंग कर रहा हूँ, चार्जिंग करेंगे तो इंडक्टर प्योर इंडक्टर तो होता नहीं। हम अगर बात करें उसके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टर होता है। अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या मैं इसको एलआर सर्किट की तरह ट्रीट कर दूँ? चार्जिंग कैसे सेट करेंगे? ये अपने पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस मैंने एल ले लिया, ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर ले लिया मैंने। मान लो ये कोई स्विच है, ये मैंने कोई बैटरी लगा दी है। जैसे ही मैंने t = 0 के स्विच को ऑन किया, ध्यान दें पहले तो आप ये देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बैटरी V0 लगा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, इसलिए V0 दे दिया। इनिशियली जब भी हम बात करें V0 जब दे रहे हैं, तो यहाँ मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ V0 माइनस यहाँ कितना ड्रॉप होता है L/dt माइनस IR = 0। देख सकता हूँ इक्वेशन बिल्कुल लिखी जा सकती है सर। अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ बाई यूजिंग डिफरेंशियल कंसेप्ट, तो अपने पास पहले आप ये चीज़ याद रख लें, मैं डायरेक्टली फिर उसको कंसेप्ट से समझाऊंगा। इसको सोल्व करने के I = आ जाता है I0 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाई टाउ। ये टाउ क्या है? इसको बोलते हैं इसका टाइम कांस्टेंट, जो हम वहाँ बोलते थे, जिसकी वैल्यू होती है L/R, टाइम कांस्टेंट। याद है वहाँ पे कितना होता था? CR हुआ करता था कि नहीं? दिस इज टाइम कांस्टेंट। और वन टाइम कांस्टेंट का मतलब आपको बता दिया था, वो होता है जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। तो देखो इसको थोड़ा सा समझो, आई की जो वैल्यू है, अच्छा I0 भी आपको कोई पूछे, I0 किससे आया सर? V0 I0 मैक्सिमम करंट कब होगी? जब इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने, केवल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर नहीं सकते। V0 डिवाइडेड बाई R 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाई, रख के रखें इस इक्वेशन। इस कंसेप्ट को अब हम लगा के देखते हैं। देखो बताओ सर, स्टार्ट करते हैं t = 0। t = 0 पे यहाँ से चेक करो तो समझ में सही आएगा। t = 0 पे करंट कितनी होगी? I = I0 1 माइनस 0, ये तो 1 बन गया, 1 माइनस करंट 0। अच्छा करंट 0 का मतलब क्या हुआ यार? करंट 0 है स्टार्टिंग में, तो जैसे ही स्विच ओपन किया, जैसे स्विच को क्लोज किया, करंट 0। करंट 0 का मतलब इनिशियल में जो आप हमेशा याद रखना, जैसे ही इंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हो t = 0 पे ये ओपन सर्किट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन सर्किट कर देना, आप ना भूलें, ट्यूशन आएंगे। t = 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है। वहाँ पर जैसे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता था, इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है। बोलो डन। तो पहले तो t = 0 की कंसेप्ट नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं कहता हूँ t = इनफाइनाइट ले आऊँ पहले, t = इनफाइनाइट। देखो 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट विल बी 1 अपॉन e की पावर प्लस इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0। ये आ जाएगा I = I0। I0 का मतलब होता है V0/R, बता दिया था मैंने आपको। मतलब इस केस में इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया सर। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो t = इनफाइनाइट पे इंडक्टर क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ ओपन सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट। रख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में काम आएगा डायरेक्ट। ये तो अपने काम आता ही जाओ। हाँ, 2-3 चीज़ जो बताऊँगा वो ज़्यादा काम तो नहीं आती, आप चाहो तो याद रख सकते हो। अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ, आपको याद हो टाइम कांस्टेंट पे क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली बता दूँ t = हाफ लाइफ ही बोल दूँ जिसको, या आप थोड़ा याद रखें, वही रेडियो एक्टिविटी वाली बात। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यहाँ पे टाउ से डिनोट कर रहा हूँ, टाउ 1/2 से। ये वैल्यू प्रति घटाई होती है वैसे 0.693, वैल्यू वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी में क्लियर हो जाएगा। 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ, और टाउ कितना है यहाँ? L/R। इसको नहीं भूल जाना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है L/R की डायमेंशन पूछ लेगा आपको। सॉरी मैंने थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ नहीं, 0.693 इंटू टाउ, 0.693 इंटू टाइम पीरियड, या फिर ऐसे लिख सकते हो 0.693 L डिवाइडेड बाई टाउ। ये वो होती है हाफ लाइफ जिसमें ये आधा चार्ज हो जाता है। आधा चार्ज होने का मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जाती है, I = I0 डिवाइडेड। ये चीज़ आप समझ पाते। तो ये होती है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में उम्मीद कर रहा हूँ शायद आप कंसेप्ट आसानी से बना दोगे। जैसे चार्जिंग हुई है वैसे ही अगर मैं इंडक्टर को पूरा चार्ज करके, पूरा इंडक्टर को चार्ज करके और अगर डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दूँ तो क्या होता है? उल्टा कर देना, इसको होता है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर इस तरह से बनेगी। देखिए आपने अभी जैसे देखा था, ये अपने पास इंडक्टर था, L इंडक्टेंस है, रजिस्टर R लगाई था, लगा दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पहले फुली चार्ज है, मतलब V0 इसको दे दिया, या करंट I0 है इस पे, ये मान लीजिए करंट पहले से क्या है I0 इसकी मैक्सिमम करंट फुली चार्ज है। अब मैं कह रहा हूँ उसकी बैटरी को हटा करके नीचे से इसको शॉर्ट सर्किट कर दूँ, तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो। वो भी बात यार, इसके पास एनर्जी है, एनर्जी क्या करेगा? लॉस तो करेगा, इसके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो वही अपने पास क्या बन जाएगी? L/di/dt प्लस IR = 0। इसको सोल्व करोगे तो I की इक्वेशन आ जाती है I = I0 की पावर माइनस t बाई टाउ। वहाँ पे 1 माइनस आ रहा था या 1 माइनस आ गया, तो ये क्या होगी? डिस्चार्जिंग हो गया। अब डिस्चार्जिंग में भी वो चीज़ें वैसे ही आएंगी, t = 0 पे t = इनफाइनाइट आप चेक करके देख सकते हो। हालांकि डिस्चार्जिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो अब आप देखिए डिस्चार्जिंग में अगर अपने को ग्राफ बनाना हो, किसके बीच में? I और t के बीच में बनाना हो मान लो, तो सबसे पहले इंडक्टर के पास करंट कितनी थी? I0 थी। अब क्या हो रही है? I0 या Imax रहती है, अब ये इनफाइनाइट आएंगे, जो आ जाएगी। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में भी आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, यहाँ बना दो। स्टार्टिंग में करंट कितनी थी? 0 थी। 0 से अगर बात करें कि करंट किस वे में इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे अगर बात की जाए तो ये सर 0 से ये IoT का करंट, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको समझ में आई बातें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज मैं PYQ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि PYQ आपको बना लेंगे, आसान सा चैप्टर है, सारे कंसेप्ट मैंने कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है। इफ स्विच इज मैड ऑन एट t = 0 फाइंड सर्किट करंट। बताओ हमें तो इससे मतलब है सर t = 0 पे सर्किट में करंट निकालना है, तो सर्किट क्या होगा? ये तो t = 0, देखो इसको बंद किया, कर दिया सर। तो t = 0 पे अभी सर आपने बताया था ये क्या हो जाता है? ओपन सर्किट। ये अभी तो बताया है ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो जाता है, इसका कोई मतलब निकला क्या? नहीं निकला सर। तो अपने पास सर्किट क्या हो गया? ये सर्किट। तो अगर थोड़ा सा मैं इंडिकेट करूँ t = 0 पे ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया है, नीचे वाले सर्किट का मतलब खत्म, केवल एक ही रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, वो है R2। तो करंट कितनी आ जाएगी? V0 बैटरी है डिवाइडेड बाई R2। एक तो ये हो गया। t = इनफाइनाइट पे आ जाओ, आइए निकालिए। t = इनफाइनाइट पे क्या होता बताया था? ये हो जाता शॉर्ट सर्किट। ये सो नो, t = इनफाइनाइट पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। t = इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट करें तो कुछ ऐसा बन गया, ऐसे V0 है, इसको हमने बंद कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट किया आपने। दिस इज R1, नीचे आपके एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है, दैट इज R2। R1 R2 पैरेलल में है, तो करंट I = V0, इनका R इक्विवेलेंट कितना?
R1 R2 ऊपर कौन चला जाएगा, R1 प्लस R2, दिस इज द आई की वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बना दोगे कि नहीं बना दोगे, उम्मीद कर रहा हूँ आसानी से बना दोगे, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। और शायद इसमें मेरे को नहीं लग रहा आपको कोई नीड है क्या क्वेश्चन सोल्व करवाने की, नहीं है ना, नहीं है सर, हम बना देंगे तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बेसिकली अपना जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। डन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। देखिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें हम मैं सोच रहा हूँ कल की क्लास में करें हम। आज के हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। जैसे कि ज़्यादा करके क्वेश्चन हम बात करें यहाँ से रिलेवेंट आए हुए हैं। जैसे 2019 का क्वेश्चन देखिए, 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया दिस वन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, कोई प्लेन ही होगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन में आने वाला है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। डन। मैग्नेटिक फील्ड देन द प्लेन ऑफ कॉइल इज रोटेटिंग बाय 90 डिग्री अराउंड any of its coplanar axis is 0.1 second EMF induced in coil will be। हमें पता है EMF क्या होता है, E इक्वल टू माइनस d∅dt होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। अब यहाँ पे इसने दिया है एरिया, ये दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ये दे दिया है, प्लेन ऑफ कॉइल टाइम हमें दे रखा है, ये कह रहा है कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकंड देन इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल विल बी। देखो थोड़ा दिमाग लगाएं, फाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाई का डेल्टा फाई निकाल देते हैं। बेसिकली मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कहना चाहता हूँ। इसको लिख सकते हैं सर, ऊपर वाले को माइनस एच रखो, दिस इज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाई टी का, तो जनरल लैंग्वेज में वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते थे पर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कर लें। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, फाई क्या होता है, बी ए कोस थीटा होता है, बिल्कुल होता है सर। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास एन बी ए ये तो कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसमें माइनस साइड में है, यहाँ आ गया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, केवल एंगल चेंज कर रहा है, डिवाइडेड बाई टी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 800। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 5 × 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास कितना, 0.05 मीटर स्क्वायर। डन। और कोस थीटा 2 कितना, 90 डिग्री, कोस 90 माइनस इनिशियल में कितना था, कोस 0, 0 से डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 0.1 सेकंड और 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड। इसको सोल्व कर लो, क्या ये चेक करो, ये तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी चेक करें आप, 200 से इस 100 की अगर 2 पॉइंट्स को आपने यहाँ लगा दिए तो ये कटेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इस पॉइंट 1 से पॉइंट भी ऊपर ले जाए, 50 बन गया। 8 × 50, 8 × 5 40, 40 × 5 200, एक जीरो लगाया 2000, तो 2 × 2000 × 10 की पावर -5, और ये बना अपने पास E इक्वल टू 2 × 10 की पावर -2। इसको सोल्व किया, दिस से 0.02। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी, मैं नहीं मानता कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ आ रही है, और आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन हैं, बस आपको ध्यान रखना क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। बोलो बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे सर। चलिए आगे थोड़ा आगे दे नेक्स्ट वन। बाकी क्वेश्चन आगे बनाएंगे, वैसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगा रहा। देखो coil of resistance 400 ohm is placed in magnetic field. Magnetic flux phi linked with coil varies with time this one. Then current in the coil at t equal to 2 second. करंट पूछा मैंने, तो पहले इंड्यूस्ड EMF निकाल लो, माइनस d∅/dt। अब देखो यहाँ माइनस से कंफ्यूज नहीं हो जाना, माइनस हमें बेसिकली क्या डायरेक्शन को इंडिकेट करना है जब भी कोई ऐसी बात करें। तो केवल यहाँ पे माइनस की हमें नहीं नीड है, तो आप इसको साइड में कर सकते हैं। d/dt कितना है, 50 t स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी, 50 × t स्क्वायर प्लस 4। इसको सोल्व करें तो E इक्वल टू 100t, वोल्टा 0 आ गया। E इक्वल टू कितने सेकंड की बात कर रहा है, t इक्वल टू 2 सेकंड, E इक्वल टू अपने पास आएगा 200। लेकिन इसने EMF नहीं पूछा, करंट पूछिए यार, तो I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। E की वैल्यू कितनी है अपने पास, इंड्यूस EMF इज 200, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 400 ओम, इसको लिखा हमने 1/2 विल बी 0.5 एम्पीयर दिया जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे। वैसे क्वेश्चन हैं, आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखना है, डिफिकल्ट नहीं है। एक अगर हम बात करें, देखो मैं आपको 2015 में ये आया था इस तरह का क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन मूव, अभी हमने किया था, तो करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोस फर्स्ट तक, सीधी बात है। यहाँ से अगर इधर आया यहाँ तक अलग डायरेक्शन होगी, यहाँ मैं आपको रीजन बताता हूँ। इस ऑप्शन इधर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा सीधा सा। एक इलेक्ट्रॉन अगर है, अगर यहाँ क्वेश्चन में करेगा इलेक्ट्रॉन की बीम तो 0 आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, टिक कर लेना, आई हुई है, हाँ ऐसे नहीं देखना है। अरे सर इस क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे, यही तो आपको सीखना है, डिसाइड करना ही तो बोलो बना देंगे। ये अब है इंड्यूस्ड EMF से रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैं आपको कल इसमें डायरेक्शन देके सिखाऊंगा। यहाँ अगर कोई बात करें सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड बातें, तो बात यहाँ नहीं बनेगी इससे रिलेटेड। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आई हुई हैं, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो बोलो क्या बनेगा, डेल्टा टी टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट पासेस बाय पॉइंट सर्किट डूइंग डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 5/r हम निकाल चुके हैं, याद है कि नहीं, बिल्कुल। वैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बेसिस काम है, ये आपको याद हुआ, अभी हमने किया था क्वेश्चन कौन सा, अगर हमें ग्राफ में दे दे, ये बनाया था हमने 2011 में, नया हुआ देखो, इसका पूछा इसने, ये कर्व है और इसका अपने पास EMF के साथ कर्व कौन सा आ जाएगा। करंट I इन ए कॉइल वेरीज विद टाइम एज 1, देखो हम वो सेम ही आएगा, E इक्वल टू माइनस LdI/dt होता है। तो हम कहेंगे इंड्यूस EMF होता है, वो इसकी स्लोप होती है, ये स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव, इसके बाद 0, फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा कि नहीं। वैसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बना लेना है, तो बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे सर। बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आपसे बन जाएंगे, मेरे को नहीं लग रहा किसी तरह की डिफिकल्टी आने वाली क्वेश्चन लग रहे हैं, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। डन। अब इसमें एक दो छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ। जैसे हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस, खुद का कोइल का खुद की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा था वो था सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर मैं कहूँ एक की वजह से दूसरे में जो इंडक्शन इफेक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ रहे हो, इस कंसेप्ट को ऐसे समझें। अगर मैं यहाँ ऐसे कह दूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहीं डालिए म्यूचुअल, नाम से पता चल रहा है कि खुद का खुद की वजह से नहीं म्यूचुअल हो रहा है, एक की वजह से दूसरे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है ये कोई कोइल है, दिस इज कोइल नंबर 1, ये कोई कोइल है, कोइल नंबर। अगर मैं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, मैं आई को I1 नाम दे दूँ, I1। अब I1 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है सर, I1 को चेंज किया मैंने, इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो इसकी वजह से इसमें जो फील्ड लाइंस पास हो रही है उसमें चेंज आएगा। तो मैं कह रहा हूँ I1 की वजह से दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स है φ2 वो चेंज होता है।
और दूसरे में जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को इसमें चेंज करने से म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ हुआ, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रहेगा, बिल्कुल याद रह जाएगा सर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करें कि सर यहाँ पे फ्लक्स φ2 इज इंड्यूस ड्यू टू I1 या चेंज इन I1। यहाँ से वहाँ L आता था, यहाँ M आ जाएगा, M I1। तो बताइए M की वैल्यू φ2 डिवाइडेड बाई I1 आ गया कि नहीं, ये बेसिक डेफिनेशन आ गया। पर ये किसकी वजह से किस पे है, आप चाहो तो दोनों को डिफाइन कर सकते हो, 1 की वजह से 2 पे है या 2 की वजह से 1 पे है। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर आपको एलोबरेट करूँ, यहाँ यूनिट एंड डायमेंशन तो सारी चीज़ें सेम है, वेबर पर एम्पियर, या फिर इसको आप हेनरी भी कह सकते हो, बिल्कुल कहा जा सकता है सर। अगर मैं यहाँ ये बात करूँ इसकी वजह से इस पे इफेक्ट आया, तो इसका जो फील्ड इस पे इंड्यूस हुआ इसकी वजह से इस पे भी इफेक्ट आएगा। तो दोनों की कपलिंग शानदार है, तो जितना इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा इतना इस पे आएगा। तो हमेशा कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, तो ये याद रखना। तो इसको ऐसे समझें आप कि मैंने अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दिया आपको कि अपने पास ये कोई दो कॉइल्स हैं, डन, इसकी करंट मान लेता हूँ I1 है इसमें, इसकी वजह से इसमें खुद का जो फ्लक्स है φ1 भी तो आ रहा है, बिल्कुल सर, और इसकी वजह से इसमें जो आ रहा है इसमें करंट मैं I2 बोल देता हूँ, फ्लक्स कितना है φ2। मेरे को ये बताइए इसकी वजह से इसमें जो आ रहा है चेंज, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको M2 नाम दे दूँ, कितना निकाला था अभी φ2 डिवाइडेड बाई I1। और इसकी वजह से इस पे जो आ रहा है इसको M1 नाम दे दूँ, ये किसकी वजह से आ रहा है φ1 डिवाइडेड बाई I2। और साथ में आपको पता है L की बात करूँ तो L अपने पास कितना होता है φ1 डिवाइडेड बाई I1 इंटू φ2 डिवाइडेड बाई I2, याद है कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ से एक रूल बना सकता हूँ, M1 और M2 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू φ2 बाई I1 इंटू φ1 बाई I2। तो आप देखो ये φ2 बाई I2 क्या बन गया L2, ये φ1 बाई I1 क्या बन गया L1। तो अगर एक्जैक्टली परफेक्टली कैंसिलिंग होती है L1 इक्वल टू L2 होता है, तो एक नियम लगता है L स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, L1 और L2 इक्वल लेने M1 इंटू M, या फिर M इज प्रोपोर्शनल टू, M नॉर्मली हम इक्वल लेते हैं, सॉरी बोल रहे हैं L1 L2 लिया, मैं कह दूँगी नॉर्मली जब परफेक्ट कपलिंग होता है M1 इक्वल टू M2 रहता है, ये होता है M स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो इसको L1 इंटू L2, सही है। तो M इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L1 इंटू L, और M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 इंटू L2 जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों कोई एक दूसरे से अच्छे से लिपटी हुई है, ओवरलैप है, तो K की वैल्यू 1, मतलब कोई भी फ्लक्स है वो लीक नहीं हो रहा। अगर एक दूसरे से थोड़ी दूर है तो फ्लक्स लीक होता है, मतलब K इज लेस देन 1। और अगर एक कोई यहाँ है, एक कोई ऐसे है परपेंडिकुलर दिख रही है, इसी तरह का फ्लक्स लीक नहीं हो रहा, मतलब A इक्वल टू 0। तो इस K को बोला जाता है कपलिंग कोफिशिएंट। इस पे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में याद रहे, K को क्या बोलेंगे, कपलिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ से क्या मैं एक चीज़ और इंडिकेट कर दूँ कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, सेकंड वाली कॉइल में बताओ E2 कितना आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ E2, कैसे निकालें, वही फॉर्मूला सर d φ2 डिवाइडेड बाई dt। φ2 कितना होता है M2 I1 होता है कि नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ M2 I1 में माइनस M, तो दोनों का सेम है, d I1 बाई dt, याद रखना माइनस M d I1 बाई dt। ये तो बना सेकंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ। और इस वाले पे चलें तो इसको मैं बता इंड्यूस ईएमएफ E1, वही सर माइनस d φ1 बाई dt। I1 कितना है अपने पास, यहाँ से देखो φ1 M1 इंटू I2, तो M तो यहाँ दोनों सेम है, d I2 डिवाइडेड, मतलब करंट अपोजिट की लेनी है, कैसे भी रख लो इसको, जब इंड्यूस ईएमएफ निकालते हो करंट अपोजिट वाले की लेनी है। तो ये अपने पास आ गया क्या, बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड बातें, माइनस M di बाई dt क्या होता है, परफेक्ट कपलिंग से रिलेटेड बातें बन जाएगा। बिल्कुल। अब देखो अपने एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, उसकी मैं बात करता हूँ आपसे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी कंसेप्ट भी बता देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ उसकी, इस तरह से हमें करना है। देखिए ट्रिक से पहले एक दो चीज़ें बता दूँ इसकी आपको, और जो अल्टरनेट अपने काम में आनी है। देखिए क्या क्या हमें और चीज़ें याद रखनी है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आया था अपने एग्जाम में इसका, तो मैं करवाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाता है। तो एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ शायद 2020 या 2021 का क्वेश्चन है, मिलता है तो उसकी बात करिए, मिल रहा है क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा था इसने, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको अपनी यादगार के लिए। डन, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, जो 2021 में था, देख लेना 2021 या 2020 का क्वेश्चन है। 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स अगर दे जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, ऐसे क्वेश्चन दे देना। एक ये कॉइल दे दिए, रेडियस ले लेता हूँ स्मॉल आर, दूसरी रेडियस स्मॉल आर है, R1 की जरूरत नहीं है, डायग्राम बड़ा अच्छा नहीं करता। ये कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, जैसा भी बनाओ एक्सेप्ट कर लेना, ये रेडियस R है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल दी है। और साथ में ये भी इंडिकेट कर देगा कि जो छोटे वाला R है वो काफी छोटा है, जैसा दिखा है वैसे R इज फॉर सेकंड कैपिटल R। आपको इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, करंट जिसमें कुछ भी फ्लो करवाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। फिर भी मैं कह देता हूँ करंट इसमें फ्लो करनी है, क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हो, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसका बनेगा, इसकी वजह से बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, E इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R बनेगा। और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इसमें, और इसमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू आ जाएगा B इंटू ए, लिमिट सिलेक्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगी, B इसका ही तो इसको लिंक करेगा, कितना आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, एरिया किसका लोगे, इसका लोगे, कितना आ जाएगा पाई आर। ये अपने फ्लक्स आ गया। एग्जाम क्वेश्चन क्या बनता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके डिपेंड करता है, आप मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा छोटे वाली कॉइल की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और बड़े वाले के ये रखो आपको, ये काम की चीज़ है, और यही पूछा था इसके प्रोपोर्शनल। आप देखिए क्वेश्चन उठा के देखिए, साइड 2021 का ही है, मेरे को याद है। चलो अभी नहीं समझा, जैसे क्वेश्चन ऐसे देगा, मानो ये कॉइल है बाहर वाली, इसके अंदर कोई स्क्वायर लूप लगा दी, इसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R जो भी, बताओ इसका। तो आपको कहना M प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मुझे क्या देना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम बात कर रहे थे, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। सॉरी तो अपने पास B2 आ गया था, A1 आ गया था, तो यहाँ से आप वही सेम आ गया, तो ये E2 आया, तो इससे हम डायरेक्टली कहते थे E प्रोपोर्शनल करके M प्रोपोर्शनल। तो ये E आया है, यहाँ से देखो ये B है, ये A है, यहाँ से सॉरी E लिख दिया इसको डायरेक्ट, दिस इज 5, दिस इज 5, तो यहाँ 5 बाई I आया, ये क्या बन गया M बन गया। और हमें प्रोपोर्शनल दिखानी थी M प्रोपोर्शनल टू, बोलो स्मॉल छोटे वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बड़ी, सॉरी होता है मैंने E लिख दिया था उसको। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा किसके प्रोपोर्शनल बताओ आप, M प्रोपोर्शनल टू, छोटे वाले के L का स्क्वायर और बड़े वाले की रेडियस, बस हो गया, बनाना सीखो, उसको खोलेगा काम आपका आगे से ज़्यादा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, बना देंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तरीके से बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बनाइए, जो अभी मैंने कुछ करवाए हैं, ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर के करवाए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, मुझे कंसेप्ट पहले नए क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन क्वेश्चन को बनाते रहें, बार बार बनाएं, क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। डन, बाकी आप क्वेश्चन करते रहें, उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला बेसिस काम है, और ऐसे में सोचिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं, कई बार बच्चे का एम ही छोटा रखें, एम छोटा रखें, एम अपना बड़ा रखें, बस आप लगे रहें अपने टारगेट के पीछे, एक दिन मंजिल मिल की जाएगी। डन, तो पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।